Hello students, so today we will study the last chapter of your class 12th physics, that is semiconductor electronics. Semiconductor electronics के बारे में पढ़ना है। आपने अभी तक पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है ना। तो हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना। आजकल जो भी डिवाइसेस हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज हो रही हैं, सब सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ने से पहले सेमीकंडक्टर्स समझने के लिए हमारे को बैंड्स पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी बैंड्स सॉलिड्स में क्या होते हैं, आपके लिए एक नया टर्म है बट बहुत इजी है। हम देखते हैं इसमें क्या है। एनर्जी बैंड, अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स पढ़े होंगे कि जैसे एटॉमिक लेवल्स होते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ 5 एनर्जी लेवल, 7 एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। So according to quantum mechanical laws, the energy of electron in a free atom cannot have arbitrary values but only have some discrete values, quantized values. जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो पर्टिकुलर एटॉमिक लेवल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। However, if an atom belongs to a crystal, then the energy levels are modified. अगर एक सिंगल एटम है तो उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, बट अगर एक क्रिस्टल की बात करें जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो आपस में ये नेबरिंग जो एटम्स हैं, एक एटम होगा दूसरा एटम होगा, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। वो जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के, मतलब इसका इन्फ्लुएंस एटम का इस पे पड़ेगा। मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अनफिल्ड में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, अनफिल्ड स्टेट में होंगे। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो वो क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो अब उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं रहेंगे, वो कुछ मॉडिफाई हो जाएगा एनर्जी लेवल, ठीक है ना। कुछ मॉडिफाई हो जाएंगे जब वो क्रिस्टल में होंगे, मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे। दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अप्रिशिएबल इन द केस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। ऑब्वियसली इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ फर्क पड़ेगा, एनर्जी लेवल्स का, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में है। But in the outermost shell, modification is appreciable because the electrons are shared by many neighboring atoms. वही जो मैंने आपको बताया। Due to influence of high electric field between the core of atom and the shared electrons, जो एटम का कोर है, कोर मतलब सेंटर, न्यूक्लियस और जो उसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, उसके बीच में और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, जो डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं और आगे टूट जाते हैं अलग लेवल्स में, ठीक है ना। सपोज 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल्स भी फर्दर आगे लेवल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो कैसे एनर्जी लेवल बैंड ब्रेक होते हैं देखते हैं। तो हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं जिसमें n एटम्स हैं, मुझे नहीं पता कितने एटम है, से n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना, एक सिलिकॉन क्रिस्टल में। अब एक सिलिकॉन का एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 14 है, आपको सबको आता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है ना। तो ये तो इसका कोर हो गया, 1s2 2s2 2p6 फील्ड, और थर्ड सेल में 3s2, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 3p2, p में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, अगर मैं एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की बात करूं, ये एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो एटम्स के बीच में स्पेसिंग है, अगर इनकी बात करूं, इनके बीच में, तो ये क्या है, यहाँ पर ये डिस्क्रीट लेवल्स हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीट लेवल्स हैं। और इन लेवल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, सेकेंड में भी 2 हैं, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p6 में, फिर 3s2 एंड देन 3p2। ये तो हुई डिस्क्रीट जब एक एटम था। अब अगर एक से ज्यादा एटम है, मैंने बोला क्रिस्टल की बात करें, सपोज n एटम है, तो वो आपस में ये सबके एनर्जी लेवल्स होंगे ऐसे, ये तो एक एटम का है, ऐसे सारे एटम के होंगे। तो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाते हैं। जिसकी वजह से ये एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, नीचे वाले जो कोर के एनर्जी लेवल्स हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के साथ वाले, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्क्रीट ही लाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इंटरैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से लेवल स्प्लिट हुए, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा, ये सिंगल एनर्जी लेवल नहीं रहा। और ये इतने ज्यादा ये स्प्लिट हो गए भी हमारे को डिस्क्रीट नहीं दिख रही है। बीच में क्या है, ये 2 लाइंस के बीच में कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल है, बहुत सारे एनर्जी लेवल है। ऐसा क्यों, ये जो मैंने बोला n एटम्स, अब ये n एटम्स कितने हो सकते हैं, ये n एटम्स बहुत सारे होते हैं, अभी आगे बताऊंगा। 10⁻23 ऑलमोस्ट एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली टू 10⁻23। अब इतने ज्यादा एटम्स हैं तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट तो दिखेंगे नहीं हमारे को, ठीक है ना। तो एक कॉन्टिन्यूस बैंड बन जाता है।
डिस्क्रीट तो दिखेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारी रेड लाइंस कितनी बनाऊंगा, तो 10⁻23 एटम है, इसमें तो खाली हम 2 एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम जब दूसरे एटम से इंटरेक्ट किया, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट नहीं रह गई, ये जो बहुत सारे एनर्जी लेवल है बहुत पास पास है, इसलिए हमारे को एक कॉन्टिन्यूअस दिखते हैं, और कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ये रखा, ये 2 लेवल्स हैं मुझे दिख रहे हैं। जब ये बहुत पास पास लेवल आ गए, इसके ऊपर एक और लेवल, इसके ऊपर एक और, तो मुझे क्या दिखेगा, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम दिखेगा, यहां से यहां तक एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम दिखेगा, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को बहुत सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्होंने कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बना लिया, जिसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। अब जितनी भी आगे सेमीकंडक्टर की स्टडी है वो बैंड थ्योरी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो फर्दर स्प्लिट होते हैं, ये 2 तरह के बैंड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना, वैलेंस बैंड जो कि फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड जो अनफील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए किसी तरह, तो हम कहेंगे कि ये इसमें अब हम कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है। और इन दोनों के बीच में गैप होता है, ये खाली जगह होती है इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, गैप है बस, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच जाना है, अभी आगे पढ़ेंगे और समझ आएगा। तो एनर्जी बैंड गैप समझ आ गया, फॉर्मेशन क्या है, डिस्क्रीट होते हैं पर 2 एटम्स इंटरैक्ट करने की वजह से उसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, और बहुत सारे एटम्स हैं, 10⁻23 ऑलमोस्ट एटम्स हैं। तो क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट ना होके कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, और उस कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्लियर, किसी भी बुक में पढ़ लेना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब मैं डिस्टेंस के हिसाब से, ये डिस्टेंस है ना, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ डी कहाँ है सबसे पहले जब डिस्क्रीट है, तो एक एक करके डिस्टेंस के हिसाब से थ्योरी डिनोट करते हैं। तो जब आर ओ डी के इक्वल है, मतलब सबसे दूर है आर, ये जो आर है, आर इक्वल टू ओ डी है, दिस इज ओ, दिस इज डी, क्लियर। When R equal to OD, so each of the n atoms had its own energy levels, सबका अपना एनर्जी लेवल है। These energy levels are identically sharp, discrete and distinct, सब एनर्जी लेवल्स अपने अपने हैं। जब तक R equal to OD है, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस OD के इक्वल है, बहुत दूर दूर है अभी एटम्स, ठीक है ना, बहुत दूर दूर एटम है, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन नहीं है, तो उसका मतलब क्या, सब अपने अपने लेवल्स हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, वही लिखा हुआ है जो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बताई आपको, 3s2 और 3p2। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके 2n पॉसिबल s लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके 2n। ऐसे ही जब 3p2 है, 3p2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके 6n पॉसिबल लेवल हो सकते हैं, ठीक है। ऑफ द 6n पॉसिबल लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसने 2 ही भरे हुए हैं, तो 2n पॉसिबल लेवल, 2 इंटू n, n मीन्स नंबर ऑफ एटम, एक एटम है तो 2, n एटम है तो 2n, तो 6n 2p6 के टोटल लेवल्स कितने हो सकते हैं, 6n पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं। अगर एक ही एटम हो तो 6 पॉसिबल लेवल हो सकते हैं ना, 2p6 वाले में 6 हो सकते हैं, और n एटम है तो 6n, तो 6n पॉसिबल लेवल में से 2n ही फिल्ड हैं और बाकी सब एम्प्टी हैं, ठीक। अगर अब डिस्टेंस और कम हो, जो सेपरेशन का डिस्टेंस है थोड़ा सा कम हो गया, OC और OD के बीच में हो गया, तब भी हमारे को कुछ ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं दिखी। जब डिस्टेंस OC के इक्वल आ गया, अब ग्राफ में दोबारा से देख सकते हैं, जब ये डिस्टेंस OC के इक्वल आ गया, मतलब OC यहां पर डिस्टेंस आ गया, तो जस्ट स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी। जब ये डिस्टेंस OC के इक्वल आ गया, सो द इंटरेक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स एप्रिशिएबल एंड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स कमेंस। इंटरेक्शन एप्रिशिएबल हो गया और स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट होगी। उससे और कम हो गया डिस्टेंस, तो क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं अब वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, डिस्क्रीट नहीं रहेंगे, एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना। जो 3s वाले हैं वो 2n एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, और जो 3p वाले हैं वो 6n एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब वही बात जो मैं बता रहा था कि n का नंबर बहुत लार्ज है, ऑलमोस्ट 10⁻29 एटम्स पर मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना। n में ऑलमोस्ट 10⁻29 एटम्स पर मीटर क्यूब होते हैं, हेंस मतलब एक सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर बात करें, डेंसिटी वो एटम्स हम क्रिस्टल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सपोज कि n और का नंबर पर फिर भी बहुत लार्ज होता है, सपोज 10⁻29 एटम पर मीटर क्यूब है, एंड ये एटम्स पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी है बेसिकली, ठीक है। एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द लेवल्स ड्यू टू स्प्लिटिंग आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। जो लेवल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, ठीक है ना, उनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है वैसे ही एनर्जी लेवल में, थोड़े से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है ना। तो
अब और इतने ज्यादा एटम्स हैं तो लेवल्स बहुत पास पास होंगे, स्पेसिंग देखो कितनी कम है, 10⁻20 -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 0.1 से भी कम, 1/10⁻23 कितना कम है, ठीक है। तो बहुत पास पास एनर्जी लेवल होंगे, बहुत ही पास। तो हमें को वो दिखते कैसे हैं, हमारे को ऐसे दिखता है कि जैसे वो कॉन्टिन्यूअस बैंड की तरह ही है, ठीक है ना। सो द कलेक्शन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। अगर अब और पास आ गए हम, ओबी तक आ गए और डिस्टेंस पास हो गया, तो क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो बेसिकली डिसअपियर हो जाएगा, और जो पूरा मतलब हमारे को पूरा जो वो दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस बैंड दिख रहा है, हमारे को 2n लेवल्स किसके थे, 3s2 के थे, और 6n लेवल्स किसके थे, 3p2 के थे, 3p6 के थे, ठीक है ना, 3p वाले के 6n लेवल्स थे। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 2 8n लेवल्स हो गए। तो हमारे को पूरा ऐसे इतना कॉन्टिन्यूस दिखेगा कि हमारे को वो 8n लेवल्स ही दिखेंगे, 4n फिल्ड और 4n एम्प्टी, मतलब पूरा वो स्पेक्ट्रम दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 4n फील्ड और 4n एम्प्टी। वही जो 4n फील्ड है वो क्या होगा, वैलेंस बैंड, और 4n एम्प्टी है दैट इज कंडक्शन बैंड। क्लियर, 4n पूरा वो क्या है, जब बहुत पास आ गए तो एक कॉन्टिन्यूस दिखेगा, 8n लेवल्स टोटल ही दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे कि 2n लेवल अलग है और 6n लेवल अलग है, 8n लेवल्स टोटल दिखेंगे, जिसमें से 4n लेवल्स फील्ड हैं जिसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, और 4n लेवल एम्प्टी हैं जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। और भी पास आ गया जब दो एटम्स, R = OA हो गया, बिल्कुल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम रह गया, सो बैंड ऑफ 4n फील्ड लेवल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम अ बैंड ऑफ 4n अनफिल्ड लेवल बाय एन एनर्जी गैप। बिल्कुल पास आने पे क्या होगा, वो जो दो लेवल्स हैं फील्ड और अनफिल्ड वाले, अभी तक वो पास पास थे, अब उनके बीच में कुछ गैप आ जाएगा, ठीक है, 4n एम्प्टी लेवल्स में और 4n फील्ड लेवल्स में गैप आ जाएगा, उस गैप को क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन गैप। तो तीन चीजें ही याद रखनी है आपको, बस ये पता होना चाहिए, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा ये। आपको क्या पता होना चाहिए, 4n लेवल्स जो बनते हैं लास्ट में, सपोज सिलिकॉन का केस है 8n लेवल, तो फील्ड लेवल्स 4n है उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, अनफिल्ड लेवल्स है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ जाता है बहुत पास जब एटम आ जाते हैं उसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है ना। वही लिखा है, द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द अपर अनफिल्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। सो द एग्जैक्ट एनर्जी बैंड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट एनर्जी बैंड ऐसा ही दिखे, एग्जैक्ट डिपेंड करेगा एटम्स की ओरिएंटेशन पे, ठीक है। सो इफ द बैंड इन द सॉलिड आर कंप्लीटली फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर permitted to move around because there are no vacant energy, electrons are not permitted to move around because there are no vacant energy levels। जब पूरे बैंड्स कंप्लीटली फिल्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कुछ जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई खाली लेवल्स ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि 4n अनफिल्ड लेवल और 4n फील्ड लेवल है और नीचे फील्ड लेवल है वैलेंस बैंड में, तो हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा सकते हैं, और उसी के बेस पे आगे हम पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। पहले डिस्क्रीट होता है, जब एटम्स पास पास होते हैं क्रिस्टल में तो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी के इंटरेक्शन की वजह से वो जो डिस्क्रीट लेवल है हमारे को कॉन्टिन्यूस दिखने लगते हैं। कॉन्टिन्यूस क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है क्रिस्टल में, ठीक है, तो वो डिस्क्रीट नहीं रहते, कॉन्टिन्यूस रहते हैं, और पास आने पे इलेक्ट्रॉन जब बहुत पास पास होते हैं तो वो एक तरह से हमारे को कॉन्टिन्यूस मीडियम दिखता है, और दोनों दो मीडियम के बीच में कुछ गैप दिखता है। जो फील्ड वाला लेवल्स हैं बैंड जिसको हम बोला उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो अनफिल्ड लेवल है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और उसके बीच में जो गैप रह जाता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। क्लियर। अब हम इसके बेसिस पे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, बेसिकली मेटल मींस कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, और इसके बेसिस पे हम इसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं, इसमें दो डायग्राम की बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या है कि जनरली हमें पता है जो मेटल्स होते हैं कंडक्टर, मेटल्स जनरली मेटल्स कंडक्टर हम बोलते हैं क्या कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब इसकी कंडक्शन बैंड में पहले से ही कुछ पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके कंडक्शन बैंड में मेटल्स में पहले से ही कुछ पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इस डायग्राम के बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी डायग्राम, ये जो मैंने सबसे पहले बताया, shows that conduction band is only partially filled with electrons. With a little extra energy, the electrons can easily reach the empty energy levels
above the filled ones and the conduction is possible। तो इसमें क्या है कि पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड है, ये थोड़ी सी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स अनफिल्ड स्टेट, जो यहाँ अनफिल्ड स्टेट है, यहाँ पर जा सकते हैं और जिससे कि कंडक्शन पॉसिबल है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो ये डायग्राम है, जनरली क्या होता है मेटल्स में, जो याद रखना है, मेटल्स में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, मतलब उसके बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं होता। क्लियर? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल है, जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल है, वो वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से भी उसकी एनर्जी कम है। ये देखो, ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल है, ये जो येलो है नीचे, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल है। तो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल ही क्या है, नीचे है। देखो यहां से मैंने यहां तक बना रखा है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो इसका लोएस्ट लेवल वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पार्शली फील्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से भी कम है। तो उनके बीच में बेसिकली कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता, और फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं हुआ तो क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कहाँ है, कंडक्शन बैंड में है, कंडक्शन बैंड में है तो वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो यही लिखा है यहाँ, द सेकेंड पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग विद वैलेंस बैंड। This is because the lowest level in the conduction band needs less energy than the highest level in valence band. The electrons in the valence band overflow into conduction band and are free to move about in the crystal for conduction. So the electrons in the valence band overflow into conduction band and are free to move about in the crystal. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में भी होंगे वो इजिली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फॉरबिडन गैप नहीं है। तो क्या याद रखना है, मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करता है, ओवरलैप करता है। एग्जाम में बनाना आता है तो ये बनाना आएगा, ठीक है ना। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। ये येलो पोर्शन क्या है, कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट यहाँ तक है और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पार्ट यहाँ तक है, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। सो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और जो कंडक्शन बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, उस एनर्जी लेवल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। सो द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फर्मी लेवल इज फर्मी एनर्जी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्मी लेवल की एनर्जी होती है वो क्या होती है, फर्मी एनर्जी होती है। इफ द इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू गो बियॉन्ड दिस लेवल देन कंडक्शन टेक्स प्लेस। और फर्मी लेवल जहाँ हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाए तो कंडक्शन होता है, ठीक है। एक तरह की ये थ्योरी है। उस थ्योरी को समझने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछते हैं तो ये आपको एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहले भी हमने कंडक्टर्स की बात करी जिसमें एनर्जी बैंड डायग्राम में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, ओवरलैप करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में कुछ फॉरबिडन गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, कितना, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स का डिफरेंट एनर्जी गैप होता है। और कंडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, कंडक्शन बैंड में आएंगे। यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैसे आएंगे, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुछ एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस मतलब इससे ज्यादा एनर्जी देंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये फॉरबिडन गैप एनर्जी को पार कर जाएंगे और कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होगा, वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। कंडक्ट करेंगे तो सेमीकंडक्टर भी काम का होगा। ऐसे तो अगर कंडक्ट नहीं करेगा कोई मटेरियल तो हमारे को कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम बनाएंगे नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। एलईडी में भी सेमीकंडक्टर ही होता है, सोलर सेल भी सेमीकंडक्टर है, ठीक। तो ये डिवाइसेस हम बनाएंगे ही नहीं अगर सेमीकंडक्टर में कुछ कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, कुछ कंडक्ट ही नहीं करेगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ही नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। सो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस क्रिस्टल इज एन इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर एक तरह का इंसुलेटर है जब तक ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही है, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं है। एट रूम टेम्परेचर, कुछ एनर्जी देने पे रूम टेम्परेचर पे सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मोर देन एनर्जी गैप एंड मूव टू कंडक्शन बैंड टू कंडक्ट इवन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड और वो रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर पे मतलब उसको कुछ हीट एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी मिल जाएगी हीट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इस फॉरबिडन गैप को पार करके और हमारा जो क्रिस्टल है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या है, क्या है, फॉरबिडन गैप। ये सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम
जर्मेनियम के लिए होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, हम उसको जो भी पीरियोडिक टेबल में कैल्सियम एटम्स हैं, मेटल्स हैं, हम उसको क्लब करके भी बनाते हैं सेमीकंडक्टर में। जैसे गैलियम है, सेलेनाइड है तो गैलियम सेलेनाइड, गैलियम है, आर्सेनाइड है तो गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर, डिपेंड करता है हमें LED बनानी है, सोलर सेल बनाना है, फोटो डायोड बनाना है, मतलब किस पर्पस, क्या किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। So as an electron leaves the valence band, it leaves some energy levels in unfilled। हाँ, अब हमने पढ़ लिया कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो यहाँ एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी ना वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में क्या रह जाएगा, एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। उस वैलेंस बैंड की एम्प्टी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उस वैलेंस बैंड की एम्प्टी स्टेट को हम बोलते हैं होल, ठीक है, होल, HOLE, होल। उस वैलेंस बैंड की ये जनरली मतलब एम्प्टी स्पेस है, बट सिमेट्री के लिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चार्ज है, तो हम बोलते हैं ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बच गया, खाली स्पेस बच गया, जो कि एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हमने क्या बोला, होल। सो दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू अ पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। जब जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगा जिसको हम होल बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। अभी तक सेमीकंडक्टर की बात थी। इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो एनर्जी देने पे भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो इंसुलेटर है। So the electron, however heated, cannot practically jump to conduction band from valence band due to large energy gap. Therefore, conduction is not possible in insulators. तो कंडक्शन इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो एग्जाम में पूछते हैं वो यही पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेस ऑफ बैंड गैप थ्योरी। तो कंडक्टर्स में क्या था, जो सबसे पहले बताया था, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे थे। सेमीकंडक्टर में क्या है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑलमोस्ट एनर्जी गैप है। और इंसुलेटर में क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी बैंड गैप है। तो यहां से यहां जंप कराने को हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इंसुलेटर है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मतलब कुछ कंडीशंस में हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, कुछ कंडीशंस में सेमीकंडक्टर कंडक्ट कर सकता है बट इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर कंडक्ट करे, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही आज LED, सोलर सेल, फोटो डायोड, बहुत सारी नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी चिप्स बनती हैं मोबाइल्स में, बहुत जगह हर जगह इसका हम यूज करते हैं। आपने मे भी सुना हो, डायोड सुना हो, ट्रांजिस्टर सुना हो, सब ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आगे पढ़ाऊंगा उसके ऊपर बेस है, ठीक है ना। सो डायमंड एक तरह का इंसुलेटर है जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा है, इसलिए डायमंड इंसुलेटर की तरह है, ठीक है। सो अब हमने जो बैंड थ्योरी पढ़ा उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता था, इलेक्ट्रॉन जब वहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वहां कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली पॉजिटिव लेते हैं। सो ऑन रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बैंड ब्रेक्स एंड इज फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल, ठीक है ना। कुछ एनर्जी पे बेसिकली क्या है, 2 एटम्स हैं, सपोज 2 एटम लेके चलते हैं, क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम है, 2 एटम है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाता है और वहां पर क्या छोड़ जाता है, एक फ्री होल, फ्री स्पेस छोड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वैकेंसी छोड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम, और उसके बाद क्या होता है, वहां खाली वैकेंसी है तो उसके बाद उसके साथ वाला कोई और इलेक्ट्रॉन है वो उस कोवेलेंट बॉन्ड से टूट के उस होल को फिल कर देता है और वहां पर वैकेंसी हो जाती है, ठीक है ना। तो सपोज 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां होल आ गया, फिर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उस होल में चला गया और दूसरा जहां से वो आया वहां पर होल बन गया। तो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन ब्रेक अवे एंड कैन कम टू द प्लेस ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटिंग द कोवेलेंट बॉन्ड एंड क्रिएट अ होल एट अनदर प्लेस। होल्स मूव रैंडमली इन क्रिस्टल। जनरली क्या होता है, होल्स नहीं मूव करते, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह आते हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे होल रैंडमली होल भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल एज अ होल क्या, इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही हमारे पास, तो हमने एक मैथमेटिकल
सिमेट्री के लिए एक तरह का पॉजिटिव चार्ज बोल दिया होल को कि जैसे होल भी मूव कर रहा है, पर होल अपनी जगह ही है, वो तो वेकेंट स्पेस है। इलेक्ट्रॉन वहां पर आया और उसने दूसरी जगह भी होल क्रिएट कर दिया। सो द कंप्लीशन ऑफ बॉन्ड में नॉट नेसेसरली ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ नेबरिंग एटम, द बॉन्ड मे बी कंप्लीटेड बाय कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज रेफर्ड टू एड इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला उसने कि जरूरी नहीं है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो गए इलेक्ट्रॉन आए, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव भी कर रहे होंगे क्रिस्टल में, वो भी आके होल की स्पेस को फिल कर सकता है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर? तो हमने दो बात पढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, होल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। बैंड थ्योरी में क्या पढ़ा हमने, बैंड्स फॉर्मेशन होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसके बीच में फॉरबिडन गैप। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में उनके बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है, थोड़ा सा फॉरबिडन गैप होता है, जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके। क्लियर? और इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसमें हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि वो कंडक्ट करे, इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता। तो तीनों के बैंड डायग्राम आने चाहिए आपको। अब उसके बाद हमने दो चीज पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन्स जब, अब सेमीकंडक्टर के बारे में ये सब पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ रहा है, तो कंडक्शन बैंड में आ गया, पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया जहां इलेक्ट्रॉन पहले था, उस वैकेंसी का नाम दिया हमने होल, और मैथमेटिकली उसको क्या बोला कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया, ठीक है। अब कहीं और से इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करेगा और वैकेंसी वो कहीं और हो जाएगी, फिर कोई और इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करेगा और तीसरी जगह फिर से वैकेंसी हो जाएगी। तो ऐसे लगता है जैसे कि होल मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे लगता है, बट एक्चुअल में होल तो एक वैकेंसी है, वो मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको आके फिल कर रहा है। क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और होल का। सो वन बाय वन सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर की। अभी हमने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और उसके बीच में कुछ फॉरबिडन बैंड गैप, ठीक है। अगर वो फॉरबिडन बैंड गैप कम होता है या इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो ही कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी होगी, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है सेमीकंडक्टर की, तभी वो आगे यूज में आएगा। क्लियर? सो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, सपोज मेरे पास जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ठीक है ना, जर्मेनियम के जस्ट लाइक सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, जर्मेनियम में भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इस जर्मेनियम में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये देखो पास पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी तक बात कर रहा था, ये इसके बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या है, इसमें सपोज रूम टेम्परेचर पे से थोड़ा सा हीट एनर्जी मिली, जब इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी मिलने पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो गया, सिमिलरली ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो ये ब्लैक पोर्शन बचा, यहाँ मैंने पॉजिटिव भी लिखा, इसको ब्लैक पोर्शन को मैथमेटिकली पॉजिटिव लिखते हैं, पर ये क्या होगी, एक तरह की वैकेंसी होगी, और कोई और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के इस वैकेंसी को फिल कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ के इस वैकेंसी को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। क्लियर? सो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, जर्मेनियम में 0.74 का एनर्जी बैंड गैप है, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, जैसे ही थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करी, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, और पीछे क्या रह गया हमारे पास, होल रह गया, ठीक है ना, वेकेंट स्पेस रहेगी। ये बैंड थ्योरी है, बैंड्स के फॉर्म में बता रहा हूं मैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ चला गया, ये भी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड है या कोवेलेंट बैंड है, दिस इज ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर होल्स। क्लियर? तो ये था इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें बेसिकली क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वहां से चला गया और वहां एम्प्टी स्पेस आ गई, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वेकेंट स्पेस को फिल कर देगा और यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स होंगे, ठीक है ना, वहीं कोई बाहर से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहीं से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, यहीं अंदर कहीं चला गया और होल यहाँ आ गया, फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया और होल आ गया, ठीक है। तो ऐसे लगा जैसे कि होल मूव कर रहा है, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स हैं, कोई बाहर से होल नहीं आया। तो इसकी वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है,
क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेक क्यों, हीट एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी करी कि ये फॉरबिडन गैप को, ये जो गैप है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इस गैप को ओवरकम करके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, द एनर्जी बैंड गैप इज सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम इज 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ओके, जस्ट लाइक जर्मेनियम, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है और प्योर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आजकल क्या बोलना है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम सेलेनाइड, अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सेमीकंडक्टर्स का। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। थर्मली जनरेटेड है, हीट की वजह से हुए हैं, कुछ बाहर से कुछ नहीं, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया उसमें, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। सपोज Ni एंड Pi आर द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए N यूज किया हमने, Ni, I मतलब इंट्रिंसिक, N मींस इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स के लिए P यूज किया। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, आप किसी भी बुक में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को N से डिनोट किया होगा नेगेटिव मतलब, और होल्स को P से डिनोट किया होगा पॉजिटिव। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। तो क्वांटिटी ऑफ Ni एंड Pi इज रेफर्ड टू एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। तो Ni या Pi क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसेंट्रेशन और ये होल कैरियर कंसेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर है, और इस प्योर सेमीकंडक्टर की मैं बार बार बोल रहा हूँ कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इस कंडक्टिविटी कम होने की वजह से ज्यादा यूज में नहीं आते, इसलिए हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इस प्योर सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर बनाते हैं, ठीक है, और उस इम्प्योरिटी ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर। उस इम्प्योरिटी मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में एक तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं, ठीक है, और वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इतना यूज में नहीं आता। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए जो साइंटिस्ट ने जब इंट्रिंसिक देखा, इंट्रिंसिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ और ऐड करके देखते हैं, इसको इम्प्योर करके देखते हैं। प्योर है, इम्प्योर करना, कुछ ऐड करना मतलब कुछ डोपिंग करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोप करना, इसे ऊपर से कुछ ऐड करना। सो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करना, उसे क्या बोलते हैं हम, डोपिंग, क्लियर। सो द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स, और जो इम्प्योरिटी एटम्स डालेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, डोपेंट बोलेंगे। और ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या बोला, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर। सो देयर आर वेरी मेनी मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग करने के लिए हम क्रिस्टल को हीट करते हैं डोपेंट की प्रेजेंट में, कोई डोपेंट बताता हूँ क्या होता है, क्रिस्टल को हीट करते हैं, उससे भी डोपिंग कर सकते हैं। अलग से मोल्टन स्टेट में सेमीकंडक्टर का रख के इम्प्योरिटी एटम ऐड कर सकते हैं, या हम बॉम्बार्ड कर सकते हैं, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ और डोपेंट इम्प्योरिटी को टकरा के उसको बॉम्बार्ड करके उसके ऊपर इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बेसिकली सिलिकॉन जर्मेनियम, यही होता है ना ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये इम्प्योर है, सॉरी ये प्योर है 14th ग्रुप के। अब हम इसमें 13th ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं 15th ग्रुप के या 13th ग्रुप के, ठीक है। 14th ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है ना, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये 14th ग्रुप के हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इसको इम्प्योर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, या तो 13th ग्रुप वाले मतलब जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, इसमें तो 4 है ना प्योर में, तो 13th वाले की इम्प्योरिटी इसमें ऐड करी, या 15th ग्रुप से जिसमें एक फालतू इलेक्ट्रॉन होगा, 15th ग्रुप में 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, या 15th ग्रुप वाले की इम्प्योरिटी, 15th ग्रुप वाला जो एटम है वो ऐड किया प्योर में। तो डोपिंग जो करी हमने वो कहां से करी, ग्रुप 15 से करी या ग्रुप 13 से करी। ग्रुप 14 में तो खुद सिलिकॉन, जर्मेनियम है, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स या ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स
की इम्प्योरिटी ऐड करी। ग्रुप 15 वाले एटम्स में क्या है, ग्रुप 15 वाले एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना, इसमें 4 हैं, तो अगर एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या आता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ग्रुप 13 वाले में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहां 4 हैं और उसमें 3 है, अगर 3 वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एक वेकेंट स्पेस रहेगी, तो एक तरह से एक एक्स्ट्रा होल हो गया, ठीक है, होल एक एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, सेम नहीं है यहाँ थर्मल की वजह से, यहाँ पर हमने 15th ग्रुप वाली इम्प्योरिटी डाली या 13th ग्रुप वाली इम्प्योरिटी डाली, और उस इम्प्योरिटी डालने की वजह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर आया उसको हमने क्या बोला, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब हम ग्रुप 15 वाली इम्प्योरिटी डालते हैं ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 वाली इम्प्योरिटी डालते हैं 14th प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको हम बोलते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ग्रुप 15 में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक अगर एटम हमने चेंज कर दिया उसमें तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, नेगेटिव टाइप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और अगर ग्रुप 13 वाली डालते हैं इम्प्योरिटी तो एक होल, मतलब एक वेकेंट स्पेस है, ठीक है ना, एक होल अलग से दिखेगा हमें, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप, पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, प्योर सेमीकंडक्टर है। उसको हमने इम्प्योर किया डोप करके, उसके नीचे ऐड करके, आइदर 15th ग्रुप एलिमेंट्स और 13th ग्रुप एलिमेंट्स। जब 15th ग्रुप एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास आया एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप, और जब 13th ग्रुप को ऐड किया तो हमारे पास आया पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।